1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल को 144 सीटें मिली थी। उसने वामपंथियों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने का फैसला किया था। हालांकि जनता दल ने वोट विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम मांगे थे, लेकिन पार्टी ने चुनाव से पहले औपचारिक ऐलान नहीं किया था कि जीत के बाद वो ही प्रधानमंत्री होंगे। चुनाव परिणाम के बाद ओडिशा भवन में हुई बैठक में वीपी सिंह के अलावा चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, अरुण नेहरू, बीजू पटनायक और देवीलाल मौजूद थे। वहीं पर चंद्रशेखर ने बीपी सिंह के मुंह पर उससे कहा था कि विश्वनाथ, अगर आप नेता का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ूंगा। तब देवीलाल चंद्रशेखर को दूसरे कमरे में ले गए थे। इसके बाद भी बीपी सिंह को बिना किसी चुनाव के प्रधानमंत्री बनाए जाने की योजना बनी थी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं के लेखक संतोष भारती बताते हैं कि अरुण नेहरू ने एक योजना बनाई। उन्होंने पहले बीजू पटनायक को तैयार किया और उसके बाद देवीलाल को। उनकी योजना थी कि हम चंद्रशेखर से कहेंगे कि हम बीपी की जगह संसदीय दल के नेता के रूप में देवीलाल का नाम प्रस्तावित करेंगे। इस योजना का दूसरा हिस्सा वो बीपी सिंह और चंद्रशेखर दोनों से छिप गया कि जब देवीलाल को विजयी घोषित किया जाएगा तो वो अपनी तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रस्तावित कर देंगे। 2 दिसंबर 1989 को संसद भवन ने सेंट्रल हॉल में जनता दल से सांसदों की बैठक हुई, जिसमें बिल्कुल यही हुआ। जैसे ही देवीलाल का नाम घोषित हुआ, खामोशी छा गई, लेकिन जैसे ही देवीलाल ने बीपी सिंह का नाम प्रस्तावित किया, हॉल तालियों से गड़गड़ा के गूंज उठी। वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर को बीपी सिंह का इस तरह नेता चुना जाना बहुत नागवारा गुजारा था। वो अचानक उठ खड़े हुए और बाहर जाने से पहले बोले, मुझे यह फैसला स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि देवीलाल नेता चुने जाएंगे, ये धोखा है। मैं सभा से उठकर जा रहा हूँ। उसी दिन से जनता दल सरकार और पार्टी के विघटन की नींव पड़ गई। बाद में चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखा है कि मुझे यह महसूस हुआ जैसे सरकार का आरंभ ही कपटपूर्ण हुआ है। यह बहुत निम्न स्तर की राजनीति थी, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह एक नैतिक पुरुष के रूप में उभरे। उनका उदय राजनीतिक में फिसलन की शुरुआत थी। भ्रष्टाचार के मुद्दों को उन्होंने भावनात्मक बना दिया। जब जनता को किसी मुद्दे पर भावनात्मक बना दिया जाता है तो तर्क की गुंजाइश कम रह जाती है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो संस्थात्मक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकार में आने के बाद बीपी सिंह को उन्हें बनाने की चिंता नहीं थी। वहीं भारतीय बताते हैं कि चुनाव में 100% संभावनाएं थी कि जीत बीपी सिंह की ही होती। यहाँ गांधी जी का सिद्धांत फिर सही साबित हुआ कि गलत रास्ते से सही मंजिल नहीं मिलती, लेकिन षड्यंत्र कर वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि वीपी सिंह की भविष्य में षड्यंत्र से हटाए जा सकते हैं। यही हुआ, उन्होंने दूसरे तरह से षड्यंत्र से हटा दिया गया। वहीं जब बीपी सिंह ने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो उन्होंने यशवंत सिन्हा को राज्य मंत्री बनाना चाहा, जिसे उन्होंने चंद्रशेखर के कहने पर अस्वीकार कर दिया। उन्होंने सुबोधकांत सहाय को राज्य मंत्री बनाया, इस उम्मीद में कि वे चंद्रशेखर के साथ उनका रिश्ता सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहीं वह चंद्रशेखर और बीपी सिंह के बीच पुल नहीं बन पाया। बाद में यशवंत सिन्हा ने अपनी आत्मकथा रिलेटलेस में लिखा है कि राष्ट्रपति भवन पहुंचकर जब मैंने कैबिनेट सचिव टीएस का दिया लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर मुझे राज्य मंत्री नियुक्त किया है। मुझे महसूस हुआ कि वीपी सिंह मेरे साथ न्याय नहीं किया है। मैंने तय किया कि पार्टी में अपनी वरिष्ठता को और उसके चुनाव प्रचार में भूमिका को देखते हुए मैं जूनियर मंत्री का पद नहीं स्वीकार कर सकता।
10 सेकंड में मैंने फैसला लिया कि मैंने अपनी पत्नी की बांह पकड़ी और फुसफुसाते हुए लेकिन दृढ़ लहजे में कहा कि चलो वापस चले। 2 दिसंबर 1989 को राष्ट्रपति और वेंकटरम ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके साथ देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उप प्रधानमंत्री द्वारा पढ़े गए शपथ पत्र में उनके लिए मंत्र लिखा जाता है। सीमा मुस्तफा ने वीपी सिंह की जीवनी द लोनी प्रॉफिट वीपी सिंह पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखा है कि देवीलाल ने पहले से तैयार शपथ पत्र की अनदेखी करते हुए उप प्रधानमंत्री कहा। राष्ट्रपति वेंकटरमन ने उन्हें शपथ पत्र में मसौदे का पालन करने के लिए कोटा, लेकिन देवीलाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 2 बार के प्रयास के बाद वेंकटरमन ने उन्हें सही करने का प्रयास छोड़ दिया। वहीं वीपी सिंह ने एक मुस्लिम और वे भी कश्मीर के एक नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाकर एक खास संदेश देने की कोशिश की। इंदर कुमार गुजराल अपनी आत्मकथा मैटर ऑफ डिस्क्रेशन में लिखते हैं कि इस कदम से वीपी सिंह ने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तरफ तो उन्होंने अल्पसंख्यकों को संदेश दिया कि इस सरकार में उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देवीलाल और अरुण नेहरू दोनों को भी दरकिनार किया, जो भारत के गृह मंत्री बनने की आत्मकांक्षा पाले हुए थे। वहीं वीपी सिंह सरकार को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सरकार बनने के कुछ दिनों के अंदर पृथकतावादियों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रवैया सईद का अपहरण कर लिया और वीपी सिंह सरकार को उनको रिहा करने के बदले 5 पृथकतावादियों हमीद शेख, शेख खां, जावेद अहमद जरगर, मोहम्मद कलबर और मोहम्मद अल्ताफ बट को रिहा करना पड़ा। संतोष भारती बताते हैं कि यह विशुद्ध मानवीय भावना में बहकर लिया गया निर्णय था, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं निकले। इससे ये संदेश गया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पर दबाव डालकर कुछ भी काम कराया जा सकता है। अगर वीपी सिंह को समझौता नहीं करते तो इतिहास में एक अलग तरह के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका नाम होता। वीपी सिंह ने अरुण नेहरू के गृह मंत्री बनने के मंसूबों पर तो पानी फेर दिया, लेकिन सरकार पर अरुण नेहरू की पकड़ मजबूत होती चली गई। दिलचस्प बात यह थी कि यही अरुण नेहरू राजीव गांधी की सरकार में वीपी सिंह के सबसे बड़े विरोधी हुआ करते थे। लेकिन वीपी सिंह के शासनकाल में अरुण नेहरू न सिर्फ सभी मंत्रियों पर नजर रखने लगे, बल्कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर इशारों में निर्देश भी देने लगे थे। वहीं ये किसी से छिपा नहीं रहा कि सरकार बनने के बाद वीपी सिंह अरुण नेहरू से सबसे ज्यादा सलाह मशवरा करते थे। धीरे धीरे यह संदेश पहुंचने लगा कि अरुण नेहरू ही सरकार चला रहे हैं। अरुण नेहरू की सलाह पर उन्होंने जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया। वहीं सीमा मुस्तफा विश्वनाथ प्रताप की जीवनी में लिखती हैं कि इमरजेंसी के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल के पद का काम करते हुए जगमोहन ने मुस्लिम विरोधी रवैया अपनाया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले का घोर विरोध किया था। उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर खुलेआम उनके समर्थन में आए और इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी ही पार्टी का जोरदार हमला बोला। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।